Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is recovery of retail loans part 4. सो रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट सेशन में सार्वेजी एक्ट के बारे में बात की थी। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। So each DRT is based on the volume of cases in the specific territorial area। मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कितने डीआरटी जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने वॉल्यूम ऑफ केसेस आ रहे हैं वहां पे फॉर द रिकवरी ऑफ लोन इटसेल्फ। अब ईच डीआरटी इज प्रिजाइडेड बाय अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल ऑफन अ फॉर्मर और करंट डिस्ट्रिक्ट जज। ये ध्यान रखेंगे भाई, फॉर्मर या फिर करंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डीआरटी को हेड कर रहे हैं एंड इज असिस्टेड बाय रिकवरी ऑफिसर एंड अदर स्टाफ्स। अब पावर्स क्या क्या रहती हैं? सो डीआरटीज हैव द अथॉरिटी टू हैंडल रिकवरी एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कैन पास जुडिशियल ऑर्डर एंड रिव्यू देयर ओन डिसीजन। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जब अप्लाई किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर जुडिशियल ऑर्डर पास किए जा सकते हैं बाय द डीआरटी। इसके अलावा रिव्यू अपने ही डिसीजन को वो रिव्यू भी कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट एड्रेस क्लेम्स ऑफ डैमेज, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय द लेंडर। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केसेस के अंदर डीआरडी के द्वारा किसी भी तरह के ऑर्डर्स वगैरह जो है वो पास नहीं किए जा सकते हैं। मूविंग अहेड, अब एनफोर्समेंट के बारे में अगर बात की जाए, सो एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट डज नॉट अप्लाई इफ द डेट ड्यू टू बैंक एंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन ₹20 लाख। ये ध्यान रखेंगे इस फिगर को। अगर 20 लाख से कम का अमाउंट ड्यू है एक बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उस केस में ये जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंदर इस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को बनाया गया है, ये एक्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइंटली फाइल एप्लीकेशन फॉर रिकवरी। मतलब मान लो बैंक को रिकवर करने 10 लाख और एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको भी रिकवर करने हैं 10 लाख, तो दोनों के मिला के 20 लाख हो गए, तो मिलकर के भी वो रिकवरी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? द एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ प्रेस्क्राइब्ड फी। एक जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो पे करनी पड़ेगी यहाँ पे बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। द डीआरटी इशू समन्स टू द डिफेंडेंट हु हैज़ 30 डेज टू रिस्पॉन्ड। 30 दिन के अंदर जो है वो उस समन को रिस्पॉन्ड करना रहता है टू द इंडिविजुअल बोरोवर। जो समन किसके द्वारा भेजा जाएगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। इंटरिम ऑर्डर्स में बी पास्ड टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम डीलिंग विद द एसेट। जो भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है। इस तरह के इंटरिम ऑर्डर्स जो हैं वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अपील्स अगेंस्ट डीआरटी ऑर्डर्स कैन बी मेड टू द डीआरएटी। डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो अपील की जा सकती है बाय द बोरोवर अगेंस्ट द डीआरटी ऑर्डर्स। अब यहीं पे एक लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई किया गया है, रिक्वायरिंग बैंक्स टू फाइल रिकवरी एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। मतलब जब भी जो अकाउंट है वो एनपीए हो रहा है, उसके 3 साल के अंदर अंदर जो है वो बैंक को जो है वो रिकवरी की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तभी ये एक्ट जो है वो अप्लाई हो पाएगा। नेक्स्ट इज द रिकवरी ऑफिसर अपॉन रिसीविंग अ सर्टिफिकेट कैन यूज वेरियस मोड्स टू रिकवर द डेट। अब सर्टिफिकेट ऑफर किया जाएगा रिकवरी ऑफिसर को, जो भी इस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की तरफ से रिकवरी करेगा। ये सर्टिफिकेट सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इशू किए जाते हैं और वो फिर अलग अलग मोड्स का यूज़ कर सकता है डेट को रिकवर करने के लिए, इंक्लूडिंग अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट एंड अरेस्टिंग द डिफेंडेंट एज वेल। अरेस्ट भी किया जा सकता है बोरोवर को। सिक्योर्ड क्रेडिटर हैव द प्रायोरिटी इन रियलाइजिंग डेट ओवर अदर क्लेम्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ड्यूज। In case of insolvency and bankruptcy proceedings, priority is subject to the relevant legal provisions। So जो भी अगर मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसने सिक्योरिटी ली हुई है एक बोरोवर से लोन देने के टाइम पे, तो उसको जो है अपने क्लेम्स को रियलाइज करवाने में प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके अलावा अगर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी हो जाती है तो उस केस में प्रायोरिटी इज सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। जो भी उस टाइम के ऊपर लीगल प्रोविजन होंगे उनको फॉलो किया जाएगा।
मूविंग अहेड, अब हम इसी तरह से बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। सो लोक अदालत इज कंसिडर्ड एज अ इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड टू रिकवर द फंड्स। लोक अदालत ऑपरेट्स अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इस एक्ट को ध्यान में रखेंगे। द एक्ट एम्स टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन, इंश्योरिंग इक्वल जस्टिस अपॉर्चुनिटीज। लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइड, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दीज एक्सपीडाइट केस डिस्पोजल थ्रू आर्बिट्रेशन, प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब एक बोरोवर और लेंडर के बीच में एक बिचौलिए का काम करती हैं ये लोक अदालत। विदाउट कोर्ट में जाए ही बाहर मामला सेटल हो जाए, इसके लिए इनको बनाया गया है। सो की कमिटमेंट्स अंडर द एक्ट इंक्लूड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट के अंदर ऑपरेट करेंगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगी, और तालुक लीगल सर्विस कमेटीज जो है वो तालुक लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगी। दे कैन ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स बेस्ड ऑन द इंटरवल्स, प्लेसेस एंड ज्यूरिसडिक्शन एज डीम्ड फिट। सो डिपेंडिंग अपॉन द ज्यूरिसडिक्शन, प्लेस और इंटरवल्स, अलग अलग तरीके से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ऑन द स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज तालुक लेवल। सो लोक अदालत स्ट्राइव टू अचीव कॉम्प्रोमाइजेज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले, मतलब सभी को जस्टिस मिले, इक्वलिटी के बेसिस पे सबको ट्रीट किया जाए, और फेयरनेस जो होनी चाहिए वो प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए इन द रिकवरी। सो अवार्ड मेड बाय लोक अदालत आर ट्रीटेड एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड आर फाइनल विद नो अपील, मतलब लोक अदालत के द्वारा जो भी ऑर्डर पास कर दिया गया दैट विल बी फाइनल इन नेचर, और उनके अगेंस्ट कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती है। अब प्री लिटिगेटिव केसेस की अगर हम बात करें, सो वहां पे रिलेटेड टू रिकवरी जो भी प्री लिटिगेटिव केसेस रहेंगे रिकवरी से रिलेटेड, जहां पे अमाउंट जो है वो 20 लाख तक का रहेगा, और दूसरा जो सूट्स जो फाइल कर दिए, प्री लिटिगेटिव का मतलब ये अभी फाइल नहीं हुए हैं, और जो केसेस फाइल कर दिए गए हैं उनके अंदर भी लिमिट 20 लाख रखी गई है, तो उनको रेफर किया जा सकता है टू द लोक अदालत फॉर द रेजोल्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है कि लोक अदालत में वही केस जा सकते हैं जहां पे 20 लाख तक का जो अमाउंट है वो रिकवर करना है, चाहे वो प्री लिटिगेटिव केसेस हो, चाहे वो फिर सूट फाइल्ड केसेस हो। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स की। सो डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो भी हायर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो हैंडल करते हैं रिकवरी को इंटरनल वे में, मतलब अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू, जबकि जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स हैं वो आउटसोर्स करते हैं इस रिकवरी के प्रोसेस को टू द एजेंट्स। तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डेट रिकवरी एजेंट्स। सो ड्यू टू कंसर्न्स ओवर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, आरबीआई रिव्यूज द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। अब हम लोगों को ये देखने में आता है कि कई बार अनएथिकल वे में जो है वो रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है बाय दीज डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स। सो इसीलिए आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। पहली है एंगेजमेंट ऑफ द रिकवरी एजेंट। सो ड्यू डिलीजेंस, मतलब जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी प्रॉपर एक वेरिफिकेशन की जानी चाहिए कि उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसके अलावा इन्फॉर्मिंग बोरोवर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द रिकवरी एजेंसी डिटेल्स। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अप टू डेट रिकवरी एजेंसी इन्फॉर्मेशन ऑन द बैंक वेबसाइट, जो भी बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा कि किस लेवल तक रिकवरी का प्रोसेस पहुंचा है। इसके अलावा ट्रेनिंग रिकवरी एजेंट्स एंड इंश्योरिंग डीआरए एग्जामिनेशन बाय द आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन, मतलब जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और साथ ही साथ उन्होंने डीआरए एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन जो है वो पास किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है, आईआईबीएफ। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स टू रिकवरी एजेंट्स। सो वार्निंग अगेंस्ट सेटिंग स्टिफ रिकवरी टारगेट्स और हाई इंसेंटिव्स दैट में एनकरेज क्वेश्चनेबल मेथड्स। सो कई बार देखा गया है कि बैंक्स के द्वारा बहुत ही ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिकवरी एजेंट्स को अगर वो ज़्यादा अमाउंट को रिकवर कर पाते हैं, तो इस तरह के कोई भी ल्यूक्रेटिव जो ऑफर्स हैं वो नहीं ऑफर किए जाने चाहिए बाय द बैंक्स टू द रिकवरी एजेंट्स। नेक्स्ट इज टेकिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज और हाइपोथिकेटेड, जो भी प्रॉपर्टी दी गई है एज ए सिक्योरिटी उसकी हाइपोथिकेशन, उसकी पोजीशन करना, मतलब हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज की फॉर्म में जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको पोजेस करना, तो उसके लिए लीगल मींस का यूज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा सारफेजी एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही पोजेशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट काउंसिलर्स। सो बैंक्स को एनकरेज किया जाता है बाय द आरबीआई कि वो क्रेडिट काउंसिलर्स को यूज़ करे फॉर
केसेस डिजर्विंग ऑफ सिंपेथेटिक कंसिडरेशन, मतलब कहीं पे कोई अगर विलफुल डिफॉल्ट हो रहा है तो उस केस में जो क्रेडिट काउंसलर्स हैं वो सिंपेथी बेस पे जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवा पाए। नेक्स्ट इज कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक और इट्स रिकवरी एजेंट, मतलब अगर रिकवरी एजेंट के द्वारा कुछ अनएथिकल वे यूज किया जाता है तो उस केस में बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेंट एक्शन। नेक्स्ट इज सीरियस व्यू ऑफ कंप्लेंट मे लीड टू बैन ऑन द बैंक फॉर एंगेजिंग रिकवरी एजेंट, अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उस केस में बैंक्स के ऊपर बैन लगाया जा सकता है कि वो रिकवरी एजेंट्स को हायर नहीं कर सकते हैं फॉर द रिकवरी पर्पस। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल रिव्यूज, अब एडवाइजेज बैंक्स टू पीरियोडिकली रिव्यू एंड इम्प्रूव रिकवरी मैकेनिज्म्स, अब बैंक्स को जो है वो पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा अपने जो भी रिकवरी का प्रोसेस है और रिकवरी मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस एम टू कर्व अनएथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोट लीगल मीन्स फॉर लोन रिकवरी, आरबीआई इन गाइडलाइंस के थ्रू अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कर्व करने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है और लीगल मीन्स के थ्रू ये रिकवरी हो ऐसी कोशिश की जा रही है। Now try to answer out this question in your comment box. DRTs can be approached if the value of default is more than 20 lakh. For the application of SARFAESI Act, outstanding amount against the NPA backed by security should be less than rupees 1 lakh. For utilizing the services of Lok Adalats, the dues on account should not exceed rupees 20 lakh. Your options are 1 only, 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ई ऑक्शन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंपल्सरी ओनली इफ द वैल्यू इज लेस देन 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh एंड 10 lakh. So the right answer for this question will be rupees 5 lakh itself. So that is all for today's discussion. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद।